अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है 3.4 की एक्सरसाइज जो हमारी रिमेनिंग रहती है। लेकिन रिमेनिंग एक्सरसाइज करने से पहले मेरे आप लोगों से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे, मतलब जो रिलेटेड अक्सर हमारे आ जाते होते हैं। लाइक बट हमसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, पर्सनली भी पूछे जाते हैं, ऑन द एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए भी पूछे जाते हैं। क्योंकि अक्सर जो होता है ना, ये क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। लाइक बट आपसे ये पूछा जाता है इक्वेशंस क्या हो सकती हैं, आपसे ये पूछा जाता है लीनियर इक्वेशंस क्या हो सकती हैं। उसके अलावा डिफरेंस जो होता है वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे और भी बहुत से क्वेश्चंस किए जाते हैं। पहले हम लोग उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के बारे में कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज के बारे में कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन को हम किसी भी फॉर्म में जो है वो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें उन्होंने कोई मेथड नहीं बताया तो हम उसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। हमें उसमें कोई भी फार्मूला, कोई भी इक्वेशन कुछ भी एंटर करके हम उसे किसी भी फॉर्म में चेंज करके हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने हमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया होता, उन्होंने हमें कोई भी लिमिट नहीं दी होती, उन्होंने हमें कोई भी वो नहीं दिया होता कि आप इसे इस तरह करें। तो इसीलिए मतलब हर सवाल के लिए अगर आपको ये कह दिया जाए ना कि आपने बाय दिस थ्योरम करना है, बाय दिस फार्मूला करना है, बाय दिस मेथड करना है, तो उस टाइम आप कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको उन्होंने कोई मेथड नहीं दिया और आपको वो क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको उस मेथड से नहीं आता जो मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने आपको वो मेथड नहीं कहा कि आप वो पेपर में या आप इस मेथड से क्वेश्चन करें, तो आप उस मेथड से कर सकते हैं जो मेथड आपको आता होता है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट वो तरीके होते हैं। सो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा ये सवाल इस तरह होना है और हमारा ये सवाल इस तरह होना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने आपसे ये क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है। लेकिन इधर उन्होंने हमें क्राइटेरिया भी दे दिया हुआ है। क्राइटेरिया में उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमें इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमें इन सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस थ्योरम में हमारे पास क्या कौन कौन से मेथड आते हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सारा कुछ भी तो हमें अपने माइंड में रखना है ना। हम अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं लगा सकते ना, हम अपनी तरफ से कोई थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ना, हम अपनी तरफ से कोई फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि फार्मूले की तो समझ हमें तब आएगी ना जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल ही नहीं करेंगे, हमें उस चीज़ का समझ ही नहीं होगा कि हम उसे कैसे कन्वे कर रहे हैं, हम उसे कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो फिर हमें किस चीज़ की समझ नहीं आएगी। सो फर्स्ट थिंग ये होती है कि आपको उस चीज़ को फाइंड करना, उस चीज़ को जनरेट करना आना चाहिए। जब आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि आप उस चीज़ को कैसे कन्वे कर रहे हैं, आप उस चीज़ को कैसे जर्नलाइज कर रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लाइक आपको वो चीज़ सॉल्व करने आ जाती है, आपको उस चीज़ को फाइंडिंग करना आ जाता है, आपको उस चीज़ को सिंप्लीफाई करना आ जाता है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहती, लेकिन देखिए अब हर सवाल करने का एक डिफरेंट मेथड होता है, एक डिफरेंट से डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट से डिफरेंट थिंग्स प्रोवाइड्स की जाती हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि देखिए ना मैम, हम इसे इस फॉर्म में भी तो चेंज कर सकते हैं, हम इसे इस फॉर्म में भी तो कर सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्म यूज़ हो रही है। तो देखिए हर क्वेश्चन के करने के 5 या 9 मेथड्स होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन जब आपको कोई एक मेथड वो कन्वे कर देते हैं ना कि आपने इस मेथड से ये सवाल करना है, तो फिर आप उस मेथड के अलावा आप किसी और मेथड से वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन आप किसी और मेथड से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है। जिस तरह अक्सर आप लोगों को क्लास में कहा जाता है कि ये काम आपका क्लास का है, तो ये आप क्लास में ही करके जाएँगे, और जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं क्लास में, उन्हें फिर इस चीज़ की पनिशमेंट भी दी। अब मुझसे ना बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था कि देखिए मैम, यहाँ पे उन्होंने हमें एक क्राइटेरिया दे दिया गया है, यानी कि हमें एक एक्स की वैल्यू दी गई है, तो हम इसे सिंप्लीफाई इसे ही क्यों कर रहे हैं, हम ये एक्स की वैल्यू को यहाँ पे क्यों पुट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है यूज थ्योरम्स ऑफ कंपेंडो डिवेंडो। अब देखिए, आप जब आपको एक थ्योरम बताया हुआ है, आपको उसका मेथड भी बताया हुआ है कि वो किस तरह यूज होता है। तो जिस तरह वो थ्योरम यूज़ होता है, आप उस मेथड से यूज़ करेंगे, आप इस वैल्यू को इसमें पुट करके तो नहीं ना यूज़ करेंगे। अगर इमेजिनली अगर आपको वो ये पुट करने का कह भी देता, तो फिर वो आपको क्यों ये कहता है कि मतलब आप इस चीज़ को फाइंड करें। आप उन्होंने ये आपको ये इक्वेशन दी हुई है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप इस इक्वेशन को फाइंड करें,
देन और किस चीज़ से फाइंड करें, आपको एक उन्होंने वैल्यू फाइंड कर दिया कि इस वैल्यू को सॉल्व करते हुए आपने ये इक्वेशन फाइंड करनी है। सो इस इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड करने के मेथड एक ही आएगा। मेथड हमारे पास क्या आ सकता है, या तो हम इसे सिंप्लीफाई करें, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सिंप्लीफाई क्यों नहीं हो सकता, अब ये देखें यहाँ पे नीचे हमारे पास y प्लस जी है, ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई जी से। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं y से और 2 को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं z से, तो फिर हमारे पास क्या होगा, जब हम उसे इकट्ठा एक ब्रैकेट में करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि 4yz। अब देखें, आप उसे वैसे लिखें, आप उसे एज इट इज वैसे लिखें, तो उससे कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने वही फॉर्म की है, ठीक है। अब इधर उन्होंने एक और चीज की है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये चीज आ रही है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे, मैंने आपको क्या फॉर्म बताई, आप इधर 2y और 2z कर लें, लेकिन इन्होंने इधर क्या किया, इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड द इक्वेशन 1 को, जो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है ना, इसे 2y से डिवाइड कर दिया। अब देखें, जब आप 2y से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास x/2y आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास जब ये 2y इस y के साथ कटेगा, y से कट गया 2 से, तो हमारे पास बच गया 2z ओवर y प्लस सी। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। आप इधर यहाँ पे डिवीजन फॉर्म भी उसे कर सकते हैं, आप सिंप्लीफाई करके आप पहले उसे इधर डिवाइड कर सकते हैं और फिर इजीली कर सकते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो y को ही डिफाइन करके तो वहाँ पे बस कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे y और z दोनों चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे डिवीजन फॉर्म यूज करें तो वो ज्यादा इजीली मेथड होगा, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको पता होगा कि आपने पहले 2y को डिवाइड करना है, फिर आपने 2z को डिवाइड करना है, फिर देन आपका फर्दर सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे आपने डिवाइड कर लिया, जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास ये वाली फॉर्म आई। अब यहाँ पे आप अपना थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो अब ये देखें, ये आपको पता है कि जब आप थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस तरह ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x+2y x-2y इज इक्वल 2z प्लस अंडर ब्रैकेट y प्लस z, उसके बाद फिर से 2z माइनस अंडर ब्रैकेट y प्लस z। अब ये चीज हमारे पास आ गई, जब हमारे पास ये चीज आ गई है, अब इस फॉर्म को हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास ये जो x+y और x-y आ रहा है, ये हमारे पास यही चीज आ रही है, तो हम इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब मैं इसे ओपन करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 2z प्लस वाई प्लस जी, 2z माइनस वाई, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे z, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3z प्लस वाई और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा z माइनस वाई। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था 2y के साथ, यानी कि मेरे पास y वाली वैल्यू फाइंड हो गया, मुझे z वाली फाइंड करनी है। तो अब मैं किस साथ डिवाइड कर दूंगी, इक्वेशन 1 को 2z के साथ। जब मैं इसे 2z के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखें, अब मैंने 2z के साथ डिवाइड किया तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x/2z इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2z के साथ। अब ये जो z है ये z के साथ कट हो जाएगा और ये 2 जो है ये इसके साथ कट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x/2z 2y ओवर y प्लस z। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई। पहले जो हमारे पास फॉर्म आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, x/2y प्लस 2z ओवर y प्लस z। अब यहाँ पे फिर दोबारा से हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x+2z ओवर x-2z इज इक्वल टू 2y प्लस वाई प्लस z 2 माइनस वाई प्लस z। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म तो हमने डिफाइन करनी थी, लेकिन इस फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, x+2z ओवर x-2z, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3y प्लस z ओवर y माइनस z। तो ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास जो दोनों इक्वेशंस आई हैं उन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूंगी। जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब देखिए, ये वाली फॉर्म तो हमने फाइंड करनी थी, लेकिन अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रहा है z माइनस वाई और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है y माइनस जी। अब इससे मैं जब y माइनस जी में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास -1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस जी आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1z माइनस वाई। अब जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -3z माइनस वाई प्लस 3y प्लस जी। अब ये माइनस होगा तो 2y और ये माइनस होगा तो -2z।
ये चीज हमारे पास आ गई। अब जब मैं कॉमन लूंगी टू को कॉमन लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस जी ओवर y माइनस जी। ये फॉर्म मेरे पास आ गई है। जब आपस में कट होंगे तो ये इक्वल आ गया टू के। हमने ये चीज फाइंड करनी थी और हमने वो चीज सिंप्लीफाई भी कर ली और हमने ये भी बता दिया कि वो किस चीज के इक्वल है। इसी तरह इन्होंने हमें ये चीज दी हुई है, उन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड करने को कहा और साथ ही से सिंप्लीफाई भी करने को कहा गया है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे उन्होंने हमें कह दिया 10nb ओवर n प्लस b। अब हम इसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 5n और 5p है। ठीक है, पहली फॉर्म को जब हमने फाइंड करना है तो हम 5n के साथ डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हम 5n के साथ डिवाइड करेंगे। जब हमने सेकेंड फॉर्म बनानी है फिर हम 5p के साथ डिवाइड करेंगे। हम इस मेथड को देखते हैं। ये देखें, ये देखें, यहाँ भी मैंने उन्होंने फर्स्ट फॉर्म बनानी है। जब फर्स्ट फॉर्म फाइंड करनी है तो मैंने आपको बताया 5n के साथ डिवाइड करना है। जब हम 5n के साथ डिवाइड करेंगे, बहुत सारे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे m ओवर 5n आ जाएगा और यहाँ पे 10np ओवर n प्लस p 5n आ जाएगा। अब मेरे पास ये फॉर्म मेरे पास आ चुकी है। अब ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब ये देखें, ये जब आपस में कटिंग होंगे 5 10 के साथ करेगा तो 2 आ जाएगा, n के साथ कट होगा तो p बच जाएगा, यानी कि 2p ओवर n प्लस p। अब यहाँ पे हम बाय थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m प्लस 5n m माइनस 5n इक्वल क्या आ जाएगा, 2p प्लस अंडर ब्रैकेट n प्लस p 2p माइनस अंडर ब्रैकेट n प्लस p। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गई। अब मैं इस फॉर्म को जब सिंप्लीफाई करूंगी, मतलब मेरे पास मुझे जिस फॉर्म को जनरलाइज करना था मैंने इस फॉर्म को तो जनरलाइज कर लिया है, लेकिन अब मुझे उस फॉर्म को सिंप्लीफाई भी तो करना है। जब मैं इस फॉर्म को सिंप्लीफाई, ये देखें, जब मैं इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करूंगी तो देखें मेरे पास कुछ इस तरह की चीज आ रही थी बाय थ्योरम यूज करके। बाय थ्योरम यूज करके मेरे पास ये चीज आ रही थी। जब मेरे पास ये चीज आ गई है, अब मैंने सिंप्लीफाई किया, यानी कि मैंने ब्रैकेट फॉर्म्स को ओपन किया। जब मैंने ब्रैकेट फॉर्म्स को ओपन किया, पॉजिटिव वैल्यूज तो अंदर मल्टीप्लाई हो गए, पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो साइन चेंज हो गए। अब मेरे पास ये चीज आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, देखिए मेरे पास क्या है, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल 2p प्लस n प्लस p है, क्योंकि ये पॉजिटिव थे, ये आर टू आर पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा 2p माइनस n माइनस p। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो p के साथ ऐड हो रही है, तो यानी कि मेरे पास 3p प्लस n आ जाएगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है तो मेरे पास p माइनस n आ जाएगा। ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट अब हम लोगों ने फाइंड करना है 5p। जब हम लोगों ने 5p को फाइंड करना है तो हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को 5p के साथ। जब इक्वेशन 1 को हम 5p के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m ओवर 5p इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p अंडर ब्रैकेट 5p। अब 5 10 के साथ कटेगा तो 2 आ जाएगा, p के साथ कटेगा तो n आ जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा m ओवर 5p ओवर 2n ओवर n प्लस p। अब मेरे पास ये फॉर्म आ चुकी है। जब मेरे पास ये फॉर्म आ चुकी है तो मैं इधर थ्योरम अप्लाई करूंगी, यानी कि जब मैं इधर थ्योरम अप्लाई करूंगी तो ऊपर वाला साइन पॉजिटिव, नीचे वाला साइन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p। इस तरह से करूंगी तो 2n प्लस n प्लस p अंडर ब्रैकेट 2n माइनस n प्लस p अंडर ब्रैकेट। अब मैंने इन्हें ब्रैकेट्स ओपन करनी है। जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n प्लस n प्लस p ओवर n माइनस n माइनस p। आप देखें ये ऐड होगा तो ये 3n प्लस p आ जाएगा, ये होगा तो ये n माइनस p आ जाएगा, यानी कि मेरे पास होगी क्वेश्चन नंबर 3। अब इन्हें हमने ऐड करना है क्योंकि उन्होंने हमें क्या ऐड करके वैल्यूज फाइंड करनी है। जब मैं इन्हें ऐड करूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह का सोल्यूशन आएगा। मेरे पास कुछ इस तरह का सोल्यूशन आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडिंग फॉर्म बनाई थी, अब मैंने यहाँ पे एडिंग फॉर्म बना ली है। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने ऐड किया, इस साइड को तो हमने छेड़ना नहीं क्योंकि हमें ये चीज चाहिए थी, हम इस फॉर्म को आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमें यही फॉर्म दी हुई है। जो फॉर्म आपको गिवन होगी आपने उसे सिंप्लीफाई नहीं करना, आपने उस फॉर्म के साथ जो आपको वैल्यूज गिवन है ना आपने उन्हें सिंप्लीफाई करना है। और दूसरी बात ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको एग्जांपल्स को जो है वो एक दफा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल्स हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल फॉर्म में क्वेश्चंस किए थे एज इट इज आगे वही चीज़ें जो एक्सरसाइज में रिपीट हो रही है, उसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे जब हम करेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है p माइनस n, यहाँ पे आ रहा है n माइनस p। अब मैं माइनस का साइन जब कॉमन लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा n माइनस p। ठीक है, n माइनस p मेरे पास आ गया, ये ऊपर नेगेटिव जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -3p प्लस n। अब ये मेरे पास चीज है क्योंकि अंडर ब्रैकेट है तो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है साथ। एलसीएम लेंगे n माइनस p, तो ये -3p
माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन आ जाएगा, प्लस 3n प्लस p, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2n माइनस एन 2p। अब ये कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 एन माइनस पी आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास ये इक्वल आ जाएगा 2 के, और हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, उसे सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट अब हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर, अब देखिए हमने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। जब हमने इन क्वेश्चंस को इधर सिंप्लीफाई किया तो देखिए हमारे दोनों मेथड्स जो है वो इजीली सॉल्व हो गए हैं, वही मेथड यूज हुआ है। अब नेक्स्ट भी हमें जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है एग्जैक्ट एज इट इज वैसे ही जैसे हम लोगों ने बाकी मेथड्स को यूज करके किया हुआ है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है, आपने उस चीज को सॉल्व कैसे करना है, आपको किस थ्योरम के मुताबिक उन्होंने आपको जनरलाइज करने को कहा हुआ है। जब आपको थ्योरम का भी पता होगा, आपको जनरलाइजेशन मेथड का भी पता होगा, तो आपका सवाल इजीली हो जाएगा। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग थ्योरम को जो होता है ना वो सीरियस नहीं लेते थे, हम कहते होते हैं कि थ्योरम्स तो आने ही नहीं है, हमने इस चीज़ को करना ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में थ्योरम मेथड्स भी यूज हो रहे होते हैं। इसलिए आप अपनी बुक की हर एक थ्योरी को पढ़ा करें, क्योंकि थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवं तो आपको थ्योरी नहीं ना किताबों में दे दी जाती, क्योंकि थ्योरी से आपका 50% से ज़्यादा 70% तक जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि थ्योरी में आपको हर तरह का मेथड बताया होता है कि अगर आपके पास इस तरह सवाल हल नहीं हो रहा तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। हमें ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई है तो हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी ये होती है कि हमें उस चीज़ की एज इट इज समझ आ रही होती है कि यहाँ पे उन्होंने हमें क्या चीज़ किस तरह समझाई है, किस तरह एक्सप्लेन किया है, किस तरह हमें इसे वेरीफाई करना है, हम किस तरह इसे जनरलाइज कर सकते हैं, हमें इसमें क्या क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो सारा कुछ हमें इस टाइम में समझ आ जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इतनी इजीली कुछ चीज़ें समझ नहीं आती होती, लेकिन हर बात को जो होता है वो आप बाय थ्योरी समझ सकते हैं। आप देखिए मैंने आप लोगों को थ्योरी करवाई है, तो मैं आपको इजीली बता सकती हूँ कि मेरे लेक्चर सुनने वाले 50% स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन इजीली आते होंगे, किसी बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें समझ नहीं आई होगी, क्योंकि देखिए अब मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं, आपको नेक्स्ट भी पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने 6b को पहले डिवाइड करना है, फिर आपने 6b को डिवाइड करना है, फिर देन आपने सॉल्व करना है। अगर आप डिवाइड नहीं करते तो मैंने आपको मल्टीप्लाई मेथड भी ऊपर एक्सप्लेन से बताया हुआ है, आप उस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। बात सारी होती है कि सवाल को समझना बहुत आसान काम होता है, बात इजी मेथड आपको यूज करना भी आना चाहिए। दूसरा बात ये होती है कि आप बार बार एक चीज को प्रैक्टिस करें, देखिए आप एक सवाल को 2 दफा प्रैक्टिस करेंगे आपको वो सवाल हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसे बस आप 1-2 दफा प्रैक्टिस करें तो आपको इसके फॉर्मूलेज, आपको इसकी हर एक थ्योरी जो है वो इजीली याद हो जाती है। लेकिन अक्सर हम लोग होते हैं, हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा दिमाग पे सवार कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह की क्यों यूज हुई है। तो हमने यूज करते हैं, देखें अब यहाँ पे उन्होंने हमें ना माइनस की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसे माइनस की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, हमारे पास ऐसा कौन सा मेथड होगा कि जो यहाँ पे यूज होना है, तो हमारे पास ये माइनस में आएगा, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं ना वो डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते हैं फटाफट ही, और फिर आंसर को निकाल लेते हैं कि भाई ये हो जाएगा। डायरेक्शन ऑपोजिट करने से भी आंसर हो जाएगा, लेकिन आपने ये भी तो देखना है कि अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी, कि आपने कौन सी ऐसी थ्योरी में ऐसी चीज पढ़ी थी जिस थ्योरी को आपको पढ़ने के बाद आपको पता चला था कि साइंस इजीली ऊपर और ऑपोजिट साइंस हो जाते हैं, यानी कि जो निचले साइंस होते हैं ऊपर आ जाते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं नीचे चले जाते हैं, वो वैल्यूज की जो डायरेक्शन होती है चेंज हो जाती है। ऐसा कौन सा साइन आप लोगों ने यूज किया था, ये भी आप लोग को रिमेंबर होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले 6a को डिवाइड किया, जब हमने 6a को डिवाइड किया तो हमारे पास x/6a आ गया इज इक्वल टू 12ab डिवाइडेड बाय a माइनस b, जो कि अंडर मल्टीप्लाई के अंडर ब्रैकेट था 6a के। अब देखें 12 के साथ गया तो 2 आ गया, 6a के साथ कटा तो b आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया x/6a इज इक्वल टू 2b/a माइनस b। अब मेरे पास ये जो फॉर्म आ गया है, जब मैं इसे बाय थ्योरम यूज करूंगी, बाय थ्योरम जब मैं इसे यूज करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा x+6a/x-6a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b+a-b 2b-a-b। अब जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगी, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 2b+a-b 2b-a+b। अब जो मेरे पास 2b-b हो रहा है तो मेरे पास वो a+b आ जाएगा, और अब यहाँ पे मेरे पास हो रहा है 2b+b, तो मेरे पास आ जाएगा 3b-a। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गई है, लेकिन मुझे क्या फॉर्म चाहिए, x-6a/x+6a। अब मुझे ये फॉर्म बनाने के लिए मुझे कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इन्वेंटेंडो थ्योरम बताया था, तो हम उस थ्योरम को एक दफा देख लेते हैं कि उस थ्योरम में क्या था जो हम लोगों ने स्किप किया है। चले
ये आप लोगों को एग्जांपल्स थी, एग्जांपल्स में आपको इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं आया था क्योंकि उन्होंने सिंप्लीफाइड डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे और उसी चीज़ को बताया हुआ था। तो हम थ्योरम किधर गया है, थ्योरम ऑफ, ये देखिए थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी का फर्स्ट थ्योरम था कि, तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या किया उन्होंने। आप जब आप थ्योरम यूज करते हैं आपके पास सिंपली फॉर्म होती है, लेकिन जब आप थ्योरम को यूज करते हैं तो आपकी फॉर्म चेंज होती है, यानी कि जो डिवीजन वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है और जो मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है। सो उन्होंने वहां पे वही थ्योरम यूज करते हुए वो काम किया। ठीक है, जब हमने थ्योरम यूज किया हमारे पास जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने जो नीचे डिवाइड हो रही थी वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई है। ठीक है, और जो नीचे डिवाइड हो रही थी वो जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी वो नीचे जाके डिवाइड हो गई है। मतलब वैल्यूज चेंज हो गई है, साइन नहीं चेंज होते, वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। अब हम लोगों ने ये फॉर्म भी फाइंड कर लिया। अब हम हमारे पास है 6b। अब हम इधर 6b के साथ डिवाइड करेंगे, 6b के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, x ओवर 6b ओवर 2a ओवर a माइनस बी। अब यहाँ पे हम फिर दोबारा से थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a माइनस बी अंडर ब्रैकेट और 2a बी अंडर ब्रैकेट। अब ये मेरे पास अंडर ब्रैकेट फॉर्म में चीजें आ रही हैं। जब मेरे पास ये अंडर ब्रैकेट फॉर्म में चीजें आ रही हैं तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस a माइनस बी ओवर 2a माइनस a माइनस बी। अब देखिए 2a के साथ ऐड हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 3a माइनस बी, और यहाँ पे मेरे पास माइनस हो रहा है तो a प्लस बी आ जाएगा। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गई। जब मेरे पास ये फॉर्म आ गई तो अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी। सिंप्लीफाई क्या करना है, अब यहाँ पे उन्होंने हमें सब्ट्रैक्ट फॉर्म बताई हुई है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है हम उससे छोड़ देंगे, लेकिन जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ना हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे देखें ए प्लस बी सेम है तो हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस ए अंडर ब्रैकेट माइनस 3a माइनस बी। अब ये माइनस का साइन आ रहा है डैश बिकॉज हमने ब्रैकेट यूज किया है, क्योंकि हम ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3b माइनस ए माइनस 3a प्लस बी। अब देखें ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2b माइनस 4a, 2b माइनस 4a। अब यहाँ पे जब मैं 2 को कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, नहीं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 4b, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना b, तो हमारे पास आ रहा है 4e माइनस 4a। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा b माइनस a। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज वैसे का वैसे है। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने साइन एक्सचेंज कर दी, यानी कि यहाँ पे भी उन्होंने जो थ्योरम यूज किया हुआ है उस थ्योरम को सिंप्लीफाई करके उन्होंने साइन को चेंज कर दिया और फिर वो काम किया हुआ। तो हम इसे तो अगेन करते हैं, यानी कि हमें इन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। अब हमने इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करना अब हमने इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है। जब हम इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, 3y और 3z। आप 3y और 3z फाइंड करने के लिए हम ऑब्वियसली वही वाली चीज़ यूज़ करेंगे, यानी कि पहले 3y को डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम अप्लाई करने के बाद उन्होंने 3y के साथ माइनस है यानी कि ऊपर माइनस नहीं जा रहा है, फिर दोबारा से थ्योरम अप्लाई करेंगे डिवाइडो थ्योरम। वो अप्लाई करने के बाद देन हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसे हम इक्वेशन 1 2 का नेम दे देंगे। फिर हमने सेकंड हमें फिर इक्वेशन 1 पे जो है वो 3z के साथ डिवाइड करेंगे। 3z के साथ डिवाइड करने के बाद हम उस पर थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम अप्लाई करने के बाद फिर देन हम लोग इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी सपोज करने सॉल्व करने के बाद। तो फिर उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद राइट हैंड वैल्यूज को ऐसे रहने देंगे और जो राइट हैंड वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को हम लोग ऐसे रहने देंगे, क्योंकि वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो हमने इसके इक्वल फाइंड करना है, हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है तो हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसे ये मैंने आपको शॉर्टर फॉर्म में बताया था, हम इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पे हमने 3y को डिवाइड करना है। जब 3y को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर 3y ओवर इज इक्वल टू z ओवर y माइनस z। मेरे पास ये फॉर्म आ गया। यहाँ पे मैं जब थ्योरम अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y इज इक्वल आ जाएगा z प्लस अंडर ब्रैकेट y माइनस z ओवर z माइनस अंडर ब्रैकेट y माइनस z। मेरे पास ये फॉर्म आ गया। जब मैं इसे करूंगी तो x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा z प्लस y माइनस z ओवर z माइनस y प्लस z। अब z से कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2z माइनस y। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रहा है y ओवर 2z माइनस y, ये फॉर्म आ गई है।
अब इस फॉर्म को जब मैं चेंज करूंगी, ठीक है, किससे चेंज करूंगी? इन्वर्टेंडो थ्योरम से। जब मैं इस इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 3y ओवर एक्स प्लस 3y, और ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2z माइनस वाई ओवर वाई। ये मेरे पास होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे पास है, मैं इसे डिवाइड कर दूंगी किससे? 3z से। जब मैं 3z के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x ओवर 3y, x ओवर 3z ओवर y माइनस z। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू y प्लस अंडर ब्रैकेट y माइनस z, y माइनस अंडर ब्रैकेट y माइनस z। अब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी? जब हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू y प्लस y माइनस z, यानी कि 2y माइनस z। नीचे y से कट जाएगा और फिर मेरे पास आ जाएगा ओवर z। ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब देखिए, एक तरफ हमारे पास क्या आ रहा है? y आ रहा है, और एक तरफ डिवीजन फॉर्म में आ रहा है z आ रहा है। तो जब हम इसे आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने क्या कहा था? हम लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वही वैल्यू आई है जो हमें फाइंड करनी थी, लेकिन हमें अब इनकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है ना, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज फाइंड की हैं। तो उसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये देखें, उसे जब हम लोग फाइंड करेंगे तो अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। अब हमने एलसीएम के देखें, हमारे पास नीचे डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, y और z। अब जब हम y और z को इकट्ठे मल्टीप्लाई करेंगे तो z जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना, z जो है वो y वाली वैल्यू के साथ, यानी कि 2z माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो y है वो z की जो ऊपर डिवीजन वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2y माइनस z के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2z का स्क्वायर माइनस वाई जी, और माइनस 2y का स्क्वायर प्लस वाई जी। अब माइनस वाई जी प्लस वाई जी क्या कट जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर ओवर वाई जी। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो z का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर वाई जी, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिर हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर वही फॉर्म चेंज करनी है, लेकिन पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? बीच में प्लस आ गया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें 3p के साथ डिवाइड करना है, फिर हमने अब हम इसे दोबारा से करेंगे। जब देखिए यहाँ पे हम 3p और 3q फाइंड करना है। जब 3p और 3q फाइंड करना है तो हम इसे 3p के साथ डिवाइड करेंगे। जब 3p के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? s ओवर 3p ओवर 2q ओवर क्यू p माइनस q। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गया। जब मैं यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 3p ओवर s माइनस 3p 2p प्लस अंडर ब्रैकेट p माइनस q 2p माइनस अंडर ब्रैकेट p माइनस q। ठीक है, अब ये मेरे पास फॉर्म आ गई। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2q प्लस p माइनस q 2q माइनस p प्लस q। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गया। अब देखिए यहाँ पे q की वैल्यू q के साथ कैंसिल हो रही है, तो मेरे पास क्या आ रहा है? p प्लस q ओवर 3q माइनस p। अब जब मैं यहाँ पे इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 3p ओवर x प्लस 3p ओवर 3q माइनस p ओवर p प्लस q। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे 3q पे फाइंड करना है। जब मुझे 3q पे फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी 3q के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x ओवर 3q ओवर 2p ओवर p माइनस q। अब जब मेरे पास ये चीज आ रही है, यहाँ पे मैं फिर दोबारा से थ्योरम अप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, और ये इक्वल आ रहा है 2p प्लस p माइनस q ओवर 2p माइनस p माइनस q। तो मेरे पास आ जाएगा 2p प्लस p माइनस q ओवर 2p माइनस p प्लस q, क्योंकि माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3p माइनस क्यू ओवर p प्लस क्यू। अब यहाँ पे जब हम इसे ऐड करेंगे मेरे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। जब हम इसे ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड इक्वेशन है वो तो एज इट इज वही इक्वेशन रहेगी जो हम लोग फाइंड कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड वही इक्वेशन है जो जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वही आई है, लेकिन राइट हैंड साइड में वही इक्वेशन आई है जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3q माइनस पी ओवर पी प्लस क्यू ओवर 3q माइनस क्यू 3p माइनस क्यू ओवर p प्लस क्यू। तो जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास p प्लस क्यू इक्वल आ जाएगा, तो ऊपर वाली फॉर्म में क्या आ जाएगा? 3q माइनस p प्लस 3p माइनस क्यू। अब माइनस करेंगे तो 2p प्लस 2q, 2 कॉमन आ जाएगा तो p प्लस क्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2। तो हमें ये चीज फाइंड करनी थी।
अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें जस्ट इसे सॉल्व करने का कहा है। उन्होंने हमें कोई भी ये फंक्शन नहीं दिया कि हमें इस वैल्यू को इस तरह फाइंड करना है। उन्होंने ये बताया ये इस चीज़ के इक्वल है और इसे इस तरह सिंप्लीफाई करना है और ये चीज़ फाइंड करनी है। तो अब जब हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन जो है वो किस तरह सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं।